जो उनका सोच था उसको वो आगे लेके चले, ईमानदारी के साथ चले। तो पापा को देख करके हमेशा फील हुआ कि पापा के जैसा ही बनना है और संघर्ष करना है, सपना देखना और सपने को पाने के लिए संघर्षशील रहना। तो पापा को मैं अपनी प्रेरणा मानती हूँ। जब लोगों में इतना उत्साह और इतना एनर्जी देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और लग रहा है कि अब और बेटर लाइफ में कुछ करूँ ताकि लोग और इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे एक अच्छी सर्विस दूँ अपनी, ताकि एक अलग पहचान बना पाऊँ। जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, विष्णुगढ़ प्रखंड के चानो पंचायत में अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा खेत में ये सब काम किया जा रहा है, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया है। तो यहाँ पर मकई की और भी तरह तरह की बुआई शुरू होगी। और इसी बीच चानो आने का ये आज ख़ास कारण ये था कि चानो की बेटी मोनिका पटेल, जो हाल ही में आप लोगों को ये सूचना मिली होगी कि यूपीएससी में पास हुई है, उत्तीर्ण हुई है, और कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद ये पहली बार अपने पैतृक गांव, अपना यानी जो मूल गांव है चानो, आज पहुंची है। तो इसे कवर करने के लिए हम लोग यहां पर आए। तो मैंने देखा कि जगह ब जगह विष्णुगढ़ से लेकर के चानो पहुंचने में तकरीबन 7 घंटे का समय लगा। दायरा बहुत ही कम होता है और यहाँ पर आकर के मुझे भी मालूम नहीं था कि मोनिका पटेल है कौन। तो अब आपको मैं परिचय दे दूं कि इनके पिता चंद्रनाथ भाई पटेल जो आंदोलनकारी हैं, और इनका एक इतिहास रहा है कि ये उन संघर्षशील नेताओं में से एक हैं कि एक समय था जब यहाँ के बच्चों को हज़ारीबाग में एडमिशन लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उनकी एडमिशन नहीं हो पाती थी कॉलेजों में, क्योंकि तब चंद्रनाथ भाई पटेल ने एक मुहिम चलाया था जो आजसा के नाम से ये ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन एक संस्था बनाई थी उन्होंने, और उसके माध्यम से लड़ाई को तेज करके किसी भी तरह से सफलता हासिल की। और आज का ये समय है कि यहाँ के बच्चे भी आसानी से वहाँ पर एडमिशन करा करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो उसी का फलस्वरूप है। और एक और मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि जो मोनिका पटेल हैं, और जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको मैं घर से भी रूबरू कराऊंगा। और ये जो खेत बाड़ी जो देख रहे हैं, ये टेकलाल बाबू जो झारखंड के आंदोलनकारी नेता रहे, उन्हीं के कंधे से कंधे मिला करके उनके भतीजे चंद्रनाथ भाई पटेल चले। लेकिन टेकलाल बाबू भी इसी घर से हैं और उसी घर से मोनिका पटेल है। तो समझ लीजिए ये बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है इस घर के लिए और इस चानों के लिए कि एक ना एक नए सितारे इस घर से और इस गाँव से नई बुलंदी को छू रहे हैं और अपने क्षेत्र का और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी खेतों के बीच हम मोनिका जी से बात करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, उनसे थोड़ी सी जुड़ी हुई बात करेंगे कि बहुत दिन बाद ये आए, क्योंकि ये ड्यूटी में थी और ड्यूटी रहने के कारण थोड़ा सा जल्दी नहीं आ पाएंगे और आज आई है अपने घर पर। तो कैसा लग रहा है मोनिका जी? सबसे पहले आपको खोटा न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत दिनों बाद अपने घर आने पर भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बताइए कैसा रहा, मतलब ये विष्णुगढ़ से सबसे पहले बताइए, यहाँ आने पहुँचने में इतना देर लगा, कैसा लगा? मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना भव्य स्वागत होगा और लोगों में इतना उत्साह और इतनी खुशी है। लग नहीं रहा है कि ये मेरे अकेले की सफलता है, पूरा प्रखंड, मतलब बहुत खुशी है सबको कि यहाँ का नाम रोशन हुआ है। और इससे एक मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स को कि अगर दीदी कर ले रही है या ये कर ले रही हैं ग्रामीण परिवेश से आके, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, एक प्रेरणा की तो स्रोत जरूर बनी है मोनिका पटेल जी। और देखा भी गया कि स्कूली बच्चे आपको मतलब देखने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए बहुत ही घंटों खड़े रहे और आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए।
तो कैसा लगता है इस तरह से जब ना लोग इतनी बेचैनी से ये करते हैं तो कैसे क्या करते हैं? ऐसा लग रहा है मुझे कि सच में मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे कोई बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जब लोगों में इतना उत्साह और इतना एनर्जी देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और लग रहा है कि अब और बेटर लाइफ में कुछ करूँ ताकि लोग और इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे एक अच्छी सर्विस दूँ अपनी, ताकि एक अलग पहचान बना पाऊँ। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। आपने काफ़ी मेहनत किया और अंततः आपको कामयाबी मिली। तो इस कामयाबी के पीछे आप सबसे बड़ा किसे आइडल मानते हैं और किनका कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा रहा क्योंकि परिवार में? सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन मेरे पापा मम्मी का रहा और आइडियल मैं अपने पिताजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से बहुत संघर्षशील रहे। आप लोग को भी पता होगा कि वो राजनीति में भी रहे हैं एडवोकेट के साथ साथ, और शुरू में तो जैसे लॉ में एडवोकेट में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप मतलब जब शुरू करते तो इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि आज आपके पास क्लाइंट्स हैं नहीं है। मतलब पापा का जो लाइफ मैंने देखा, कितने संघर्ष करने के बाद भी वो अपने आइडियल्स पे जो उनका सोच था उसको वो आगे लेके चले, ईमानदारी के साथ चले। तो पापा को देख करके हमेशा फील हुआ कि पापा के जैसा ही बनना है और संघर्ष करना है, सपना देखना और सपने को पाने के लिए संघर्षशील रहना। तो पापा को मैं अपनी प्रेरणा मानती हूँ, क्योंकि यूपीएससी में शुरुआती दौर पे मुझे सफलता नहीं मिली। तो मतलब निरंतर प्रयास का जो एक होता है ना, लोग बीच में तैयारी छोड़ देते हैं या फिर अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं, लेकिन पापा से ये मोटिवेशन है कि कभी भी हार नहीं मानना, जब तक दम है तब तक लड़ाई संघर्ष जारी रखना। तो और बीच में आपकी शादी भी हो गई जी, तो और भी यानी टफ हो जाता है। तो शादी में इसमें तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी आए हुए हैं। वो मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, कभी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि मैं अब किसी की पत्नी हूँ या किसी परिवार की एक बहू हूँ, मुझ पे कोई अन्य जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे बिल्कुल इन्होंने फील नहीं होने दिया। इन्होंने शादी के बाद बोला तुम्हारा जो ड्रीम था यूपीएससी का वो अभी भी अधूरा है, तुम कर सकती हो तो तुम इस पे लगे रहो, हमारी लाइफ तो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अभी मेन काम है तुम्हारा पढ़ाई करना। क्योंकि मैं जॉब में एज अ सर्कल ऑफिसर पोस्टेड हूँ, तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला जॉब है, वहाँ पे भी इनका पूरा सहयोग रहता है। तो हमेशा मेरे को करियर के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले काफ़ी मतलब इंस्पायर करते, मोटिवेट करते कि मैं वहाँ बेहतर करूँ। जी, तो अभी तो आज आप यहाँ मतलब मेरी इस फैमिली में शादी नहीं होती तो शायद सपना अधूरा रह जाता, क्योंकि बहुत मतलब वो तो बधाई के पात्र हैं आपके ससुराल वाले भी और आपके हस्बैंड। ये सब तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं, क्योंकि लोग डरते भी हैं ना। जान इलाहाबाद का भी कुछ यूपी का ऐसा कुछ मामला हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी ज़्यादा पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो एग्ज़ाम में जैसे इतना डिफ़िकल्ट होता है, प्री के टाइम आप कितना भी पढ़ो लगता है होगा नहीं, मेंस इतना टफ, इतना सिलेबस है लगता है होगा नहीं, पर हमेशा मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हो रहा है, तुम बस एग्ज़ाम दो, तुम एग्ज़ाम में बैठो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम हमेशा यही सोचो कि तुम्हारा हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप डे टू डे करते हो और कोई आपको सामने से इतना कॉन्फिडेंट है आपके लिए, तो आपको फील होता है कि सही में कुछ तो बात होगा मुझ में कि ये बोल रहे हो जाएगा। सही बात, बहुत अच्छी बात है। तो अभी वहीं पर अभी पोस्टेड है ना? अभी तो मैं सारण डिस्ट्रिक्ट में दरियापुर में एज अ सर्कल ऑफिसर पोस्टेड है अभी। और बताइए, तो इधर खेत में टहल रहे हैं तो क्या मैं शुरू से हम लोग का जो जड़ है या फिर मेरी जो बचपन है यहीं पे गुजरी है, तो इस गांव से मुझे बहुत लगाव है। अभी भी खेल करके बड़ी हुई है। अभी भी जब भी मौका मिलता है तो हम गांव में आके रहते। कोविड के टाइम भी 2 महीना हम यहीं पे थे, तो ग्रामीण परिवेश में ही मेरा सब कुछ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या कहते हैं कि जब भी आप आते हैं तो समय यहाँ पर बिताते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं भी देखा कि आप भी टहल रहे हैं पूरा ये नई खेतों में,
ताकि हाँ, देख क्या रहे चेंज हुआ है देखना अच्छा क्योंकि लगता है। यहाँ का ये वातावरण भी बहुत अच्छा है। तो अंत में और क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब जैसे बच्चे आपसे देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी चाहने वाले आपके हैं, मानने वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो तकरीबन कितनी माफ़ कीजिएगा, कितने घंटे पढ़ाई करने के बाद ये लोगों को यहाँ तक के ये मुकाम हासिल कर सकते हैं? थोड़ा सा कुछ गुर सिखा दीजिए। देखिए मेरे ख्याल से घंटे तो हैं इम्पॉर्टेंट, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना देर भी बुक लेके बैठे आप फोकस्ड स्टडी करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10 घंटे का टाइमर लगा के हम बैठ रहे दिन में सबको दिखा रहे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो फोकस और कंसंट्रेशन ज़रूरी है। अगर वो आप 5 घंटे में भी कर लेते तो वो आपके लिए बेहतर है, पर उसमें भी है कि आप कंटिन्यूसली अगर 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ाई करते हैं विथ फोकस, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मतलब नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है या वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, कॉलेज कंप्लीट हो गई है, या फिर आपने जॉब से रिज़ाइन करके सिर्फ आप यूपीएससी का सिलेबस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल 10 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरुआत में तो एक जो बेस होता है, जिसे हम कहते हैं कि हर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, तो उसके लिए शुरुआत में आपको 10 से 12 घंटे ज़रूरी है कि आप पढ़ के अपना फाउंडेशन रेडी कर लें। जैसे ही आपका बेस रेडी हो गया, आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज आ गई, आप एग्ज़ाम दीजिए, 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए। सपोज़ आपका नहीं हो रहा है तो उसी टाइम आप कोई और भी एग्ज़ाम, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम है जिसको हम प्लान बी बोलते हैं, आप उस पे चले जाइए और आप जॉब लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप जॉब, बहुत अनसर्टेन भी है जैसे आपको पता होगा यूपीएससी, तो अगर नहीं रहता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और मतलब मेंटल ये क्या बोलते हैं कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कि चिंताएं होती है कि भाई क्या होगा मेरा फ्यूचर। तो इसलिए ज़रूरी है कि 1-2 साल काम करना चाहिए। 2 साल तक आप पूरा मेहनत करें यूपीएससी के लिए, आपका होता है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो साइमल्टेनियसली जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम आता है आपको भर देना चाहिए। कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। आप जब वहाँ 100 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे तो वो 100 नए फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल राइज होगा, और एग्ज़ाम निकल गया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो मेरा भी बीपीएससी और एसएससी, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, यूपीएससी में शुरुआती दौर पे नहीं हुआ, तो मैंने एसएससी तुरंत दिया। पापा ने बोला कि साइड में कुछ एग्ज़ाम दे दो, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, जो बात मैं अभी बोल रही हूँ। और सही में मैंने एसएससी दिया, मेरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे चयन हुआ। मैं बेंगलोर में एज एयरफोर्स ऑडिट में वर्क कर रही थी। उसी टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बीपीएससी दिया, तो क्योंकि मैंने 2 साल में बेस अपना बना लिया, तो बीपीएससी भी अलग से मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा, बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ है कि आप एक बार 10 से 12 घंटे 1-1.5 साल 2 साल पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप जॉब के साथ, जैसे अभी मैं जॉब में हूँ, मैंने जॉब में थी, शादी हो गई है, सब कुछ, मतलब मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, पर मेरा जो बेस था ना, उसके साथ इतना स्ट्रांग हो गया था कि मैंने थोड़ा रिवीजन के साथ पेपर दिया तो मेरा हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग का 1.5-2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद फिर आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करें। और ऐसा नहीं कोई एग्ज़ाम आपकी लाइफ होती है, मतलब एग्ज़ाम को एज एग्ज़ाम लीजिए, इतना सीरियस मत हो जाइए कि आप डिप्रेशन में चले जाइए, अपने फैमिली को सैक्रिफाइस करिए, इतना भी करने का ज़रूरत नहीं होता। प्लान बी भी है। हाँ, प्लान बी भी है, और मेन होता है लाइफ को अच्छे से जीना, एक अच्छा पर्सनालिटी बनाना और लोगों का सेवा करना। वो आप किसी भी प्रोफेशन में रह के कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए वर्क करिए, कंट्री के लिए वर्क करिए, खुद के लिए वर्क करिए, अपने पेरेंट्स के लिए वर्क करिए। बहुत लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, तो आपने आज तक सोसाइटी से लिया, आप आगे के लिए सोचिए। बस एक एग्ज़ाम के पीछे 10 साल 9 साल आई डोंट थिंक वर्थ इट होता है। आप आगे अपना लाइफ कंटिन्यू करिए। चलिए, तो मोनिका पटेल जी, तो आपको मैं फिर से एक बार बधाई मैं देता हूं, क्योंकि आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, और आप जिस घराने से आती हैं, आपका घराना बहुत बड़ा है। टेकलाल बाबू की आप पोती हुई, और आपके दादाजी भी आंदोलनकारी, आपके पिताजी भी आंदोलनकारी, आप इतने संघर्षशील परिवार से आप आती हैं,
और इसमें इस मुकाम पर आपको आना, क्योंकि सभी लोग तो जानते हैं कि राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक में आने वाले, नहीं, लेकिन तो आप सिविल सेवा में आई हैं। जी, मेरा भी बहुत संघर्षशील रहा सिविल सेवा में एंट्री। मैं 2013 की पास आउट हूँ और 2023 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो इस 10 साल में मैंने करीबन 5 जॉब चेंज किया, 5 नौकरियां चेंज की, कभी प्राइवेट, कभी गवर्नमेंट, कभी ब्रेक लेके सेल्फ स्टडी। तो ये जो संघर्ष करने का जो एटीट्यूड रहा कि मुझे मेहनत करना है, मुझे किसी का नेम या फेम यूज़ करके कुछ बिजनेस या पॉलिटिक्स में नहीं जाना था। मुझे अपना एक संघर्ष, खुद का पहचान बनाता था। तो वो मुझे दादाजी को देख के, पापा को देख के, इन दोनों की पर्सनालिटी अब झारखंड में देखे तो बहुत सिंपल रही है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ और उस सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ जीऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि और भी आपको देख करके हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें और ऐसे ही अपना क्षेत्र का नाम रोशन करें। अब थोड़ा सा आपके पापा भी, कि आपकी बेटी मोनिका पटेल ने कहा कि भाई मेरे आइडियल भी मेरे पापा हैं और मैं अपने पापा के संघर्षों को देख करके, उन्हीं के नक्शे कदम पर, दर्शन पर चल करके मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। सुबह 10 बजे से मैं देख रहा हूँ, विभिन्न जगहों पर आप कवरेज करते आए, इस प्रचंड गर्मी में भी, इसके लिए दोबारा धन्यवाद। यह खुशी की बात तो अवश्य है कि यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को सफलता प्राप्त की है और गांव इलाके की नाम रोशन की है। इसमें तो सबसे ज़्यादा बेटी मोनिका को ही जाता है श्रेय, उसका लगन, उसकी कंसंट्रेशन और उसका मम्मी का भी। क्योंकि मैं तो शुरू से इनकलाब से जुड़ा रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड राज अलग करो, पुलिस जुल्म बंद करो, तरह तरह का आंदोलन। और चूँकि बिशुनगढ़ जो है सो आंदोलनकारी क्षेत्र रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम भी आंदोलन से जुड़े रहे और बेटी पर तो उतना ध्यान हम नहीं दे पाए। जनता की समस्याओं को लेकर के हम संघर्ष करते रहे, लेकिन बेटी ने इलाके का नाम रोशन की है और वह भी कठिन कठोर परिश्रम और एक राजनीतिक माहौल, जिस घर में विधायक हो, तरह तरह के लोग आते हों विभिन्न समस्याओं को लेकर के, जहां पढ़ाई का एक अच्छा वातावरण नहीं, वहां से इन्होंने तैयारी की है। तो नाम तो रोशन किए इस इलाके का और लोगों को एक प्रेरणा भी दे रही है, प्रेरित भी कर रहे हैं और वह भी दूसरे लोगों से प्रेरणा ली है। और जब ओम प्रकाश जी का हो गया था यूपीएससी में, तो इन्होंने भी इच्छा जताई थी कि मैं दिल्ली में रह करके तैयारी करूं। लेकिन हम लोगों का ये आर्थिक संकट को देखते हुए कहीं दिल्ली फिर नहीं गई। ये स्वाध्याय और स्वाध्याय के अलावे आप देखेंगे कि आपको पहले भी वो बता चुकी है कि प्राइवेट जॉब में रही, उसके बाद फिर कैग में गई, कैग में ऑडिट ऑफिसर रही, फिर बीपीएससी में गई और जॉब में रह कर के अपना सफलता हासिल की है। तो जो आने वाला पीढ़ी है, आने वाले और अभी जो अध्ययनरत बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरी बेटी प्रेरणा की स्रोत है। उन लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि ये सरकारी जॉब में रह कर के भी, गांवी वातावरण में रह कर के भी यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास की है। तो एक पिता होने के नाते आप क्या कहेंगे, मतलब ये क्या आशाएं रखते हैं अपनी बेटी से? मेरी बेटी निश्चित रूप से एक काबिल, कर्मठ और ईमानदार अफसर के रूप में गिनी जाएगी। क्योंकि हम लोग मैंने क्या कहते हैं, बाई बर्थ ऑनेस्ट है ना। और मेरी बेटी के भी रग रग में ईमानदारी भरा हुआ है। अभी भी जिस पोस्ट में है, बिहार में सीओ लोग बदनाम रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी जहाँ थी, गांव में कैंप लगा करके दाखिल खारिज करना, है ना। और चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का भार बिहार में आप देखेंगे तो अंचल अधिकारी को ही रहता है, तो सारा कुछ को अपना एक तत्परता के साथ निपटी है। और जहाँ जहाँ इसका ही रहा है ड्यूटी, वहाँ के लोग
ये चाहते रहे कि मोनिका मैम जैसा अंचलाधिकारी हम लोगों को चाहिए। इसका डिप्यूटेशन यहाँ पड़ा था कटोरिया में, जब फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया तो कटोरिया में लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि नहीं मोनिका मैम को रहने दिया जाए। डीएम तक को लिखा, सरकार को लिखा कि नहीं मोनिका मैम को चाहिए, लेकिन चूँकि इसका ट्रांसफ़र फिर दूसरे जगह हो गया था। चलिए, लेकिन एक बात आपने बहुत बड़ी कह दी कि राजनीतिक घर होने के नाते, यहाँ विधायक होने के नाते लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता था। शांत एकांत जगह चाहिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस परिस्थिति में भी ये पढ़ाई करके इस मकाम तक पहुंची है। तो एक पिता होने के नाते आप सही बोल रहे हैं कि उसका श्रेय तो मेरी बेटी को ही जाता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बताया कि संघर्ष मैंने अपने पिताजी से सीखी। आप ही ने बताया कि मैं तो इनकलाब जिंदाबाद, जी 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 जी, झारखंड राज अलग करो और पुलिसिया दमन। आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ का पब्लिक दोनों का ये झेला है दमन। एक तरफ पुलिसिया दमन और दूसरे तरफ माओवादियों का भी। जहाँ कहीं माओवादी किसी के यहाँ आ जाते थे, खाना खा लेते थे, तो पुलिस आता था तो माओवादी लोग उनको ठोकते थे, तुम खाना क्यों खिलाया। और वो पुलिस जब आता था तो ग्रामीण को ठोकता था कि तुम्हारे यहाँ माओवादी लोग कैसे आ गया। तो दोनों तरह से यहाँ लोग पीछे जाते थे। और इन इलाकों में पूर्वी क्षेत्र में कहीं बिजली नहीं था। बिजली की लड़ाई हम लड़ करके इधर बिजली दिलवाए। और जैसा कि आप तो पहले भी बोले, शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ सेंट कोलंबस कॉलेज में स्थानीय छात्रों के नामांकन के सवाल पर, ITI में स्थानीय छात्रों के नामांकन के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, राशन किरासन के सवाल पर, ये तमाम आंदोलन हम करते रहे। और 80 और 90 के दौर में उन दिनों मैंने वो कंसेशन के सवाल पर, हमको याद है छात्रों को रियायत दिया जाए, इस पर हम लोग साथ में एक रोड जाम किए थे। और जब हम लोग रोड जाम किए तो कोऑपरेटिव बस में एक पैसेंजर था, उसका डेथ हो गया। कोऑपरेटिव बस चलती थी हजारीबाग से बोकारो, अब डेथ हो गया, पुलिस वहाँ पहुँच गया। तो फिर हम लोग किसी तरह से उस मामले को निपटे। और मेरे नेतृत्व में 2 बार बिशुनगढ़ थाना में पुलिस का हुक्का पानी हम लोग बंद करवाए। वही चीज़ मेरा सवाल भी था कि आप 2 बार तो हुक्का पानी बंद करवा दिए पुलिस प्रशासन का, तब बेटी भी सिविल सेवा में है, सिविल सेवा में आ गई है। तो अब ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा कि अधिकारियों का भी तो कुछ दायित्व होता है, उनका भी कोई काम होता है। आप लोग ऐसे जब चाहे हुक्का पानी बंद करवा देते हैं। तो 2 तरह का ही होता है ना। आप देखेंगे कुछ अधिकारी के लिए जनता रोड पर चली आती है जी, है ना। इस अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ऐसा अधिकारी हम लोगों को चाहिए, है ना। यहाँ KB सक्सेना कमिश्नर थे, उनके लिए जनता सड़क पर उतर जाती थी कि इस तरह का कमिश्नर हम लोगों को चाहिए। जब DC थे तो उस समय भी धनबाद में जनता उनके पक्ष में उतर गई। तो हमको आशा है कि मेरी बेटी भी जहाँ जाएगी नाम रोशन करेगी। और आप लोग हुक्का पानी बंद करते हैं उन यानी वैसे अधिकारियों का जो जनता के साथ नहीं रहती, तो उनका तो हुक्का पानी बंद होगा ना। जी जी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं, जो लाल फीताशाही पर लिप्त रहते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं। चलिए, तो क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे अंत में? हम क्षेत्रवासियों से ये कहेंगे कि वो भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं, है ना। सरकार भी अभी सुविधाएं दे रही हैं। उन दिनों तो न छात्रवृत्ति मिलता था, न वैसा बिल्डिंग कहीं था। अभी तो हर तरह का सुविधा सरकार दे रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ हैं उत्तम कुमार महतो जी हैं, और ये मोनिका पटेल जी के हस्बैंड हैं, पति देव हैं। तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि मोनिका जी इनकी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि भाई हमारे पतिदेव का भी बहुत ही समर्थन रहा इस कामयाबी के पीछे। तो हम थोड़ी सी शॉर्ट में इनसे सवाल करेंगे। उत्तम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बताइए, कैसा जब एक पत्नी इस मुकाम पर पहुंची तो कैसा मतलब आपको महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मोनिका का तो ऐसे मैं इनको जानता हूँ थोड़ा लंबे समय से जी। तो मेरा जैसा इनके बारे में जानकारी है तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला है कि इनका डेडिकेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ के पीछे लग जाती हैं करने के लिए, तो एकदम जब तक पीछे नहीं कंप्लीट, हटती। हाँ पीछे हटती नहीं है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो चीज़ तब तक करती ही रहती हैं। तो ये चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि इनका एक चीज़ सुपर पावर हम लोग बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि इनका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हम लोग क्या होता है कि आजकल मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है, गेमिंग ये सब का दौर है, लेकिन इनको क्या है कि जब पढ़ाई के लिए लगी ना, तो इनको और भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ये सब नहीं हुआ। सोशल मीडिया में ये ज़रा थोड़ा बहुत देखती भी थी, लेकिन फिर उसमें क्या होता था कि लिमिटेड टाइम तक, जैसे होता है 10 मिनट 15 मिनट देखा, फिर अपना पढ़ाई में लग गई। तो ये चीज़ इनका काफ़ी अच्छा है, इसके वजह से इनको फ़ायदा भी हुआ कि जिस चीज़ को करने के लिए लगी, जो इनका असली मकसद होता है। जैसे हमारा असली मकसद तो नहीं हो सकता ना कि सोशल मीडिया में देखें 10-10 घंटा 8-8 घंटा लोग चलाते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इनका यही फोकस था कि जिस चीज़ में हमको एक्चुअल चीज़ मिल रहा है, जिससे हमारा वर्थ, जिससे हमारा आत्मा तृप्त होगा, है ना, उस चीज़ को करना। तो उस चीज़ के लिए वो लगी और करती रही। इसके लिए तो हम मतलब बहुत सारा क्वालिटीज़ हैं इनका, ये सब चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि लोग इनसे लें, और हम भी चाहते हैं कि इनसे ये सारी क्वालिटीज़ लें अपने लाइफ में, कि जो हम खुद अपना काम कर रहे हैं उन चीज़ों में जो है कि हम इनकी क्वालिटीज़ का यूज़ करें। और आपका यही कहना है कि मतलब इनका जो ये क्या कहते हैं कि इनका जो एक जुझारूपन जो था, हाँ, वो सब आपने देखा, तो आपने और कोऑपरेट किया कि भाई आप इस पर लगे रहिए। हाँ बिल्कुल, जो इनको होगा देखा जाएगा, आप लगे रहिए। इनका जैसे शादी के बाद से या शादी के पहले भी से भी हम बोल सकते थे कि जैसे फैमिली में बातें होती थी, इनका सपना ही था कि भाई हमको IAS बनना है, IAS बनना है, कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से मैं, और इनका जो मेहनत है ना वो भी देखता था। कॉलेज में इनका जो रिकॉर्ड आप देखेंगे बहुत ही उम्दा किस्म का है। कॉलेज के हर एक सेमेस्टर में आप इनका देखेंगे 8.2, 8.4, 8.5 ऐसा परसेंटाइल आता था। फाइनल में इनको मोर देन 8.6 ऐसा परसेंटाइल आया, जो कि आप समझिए टॉप 10 स्टूडेंट है। बहुत बार तो टॉप 3, टॉप 4 में रही हैं कॉलेज में हर एक सेमेस्टर में। तो उस समय से रिकॉर्ड अच्छा रहता। तो कॉलेज में आप सोचिए कि 6 पेपर होता था, उसमें जो है कि लोग 10 क्वेश्चन रट के चल जाता था तो अच्छा नंबर आता था, तो उसमें एवरेज नंबर आता था। लेकिन ये उस समय भी क्या करती थी, पूरा मेहनत करती थी और जाके अच्छे से कॉलेज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके फिर एग्ज़ाम, हाँ बहुत अच्छा परसेंटाइल आता था। तो उस समय से मतलब वही है कि मेहनत जो है इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। हर चीज़ में जो है कि मेहनत करती थी, लग जाती थी, तो एकदम कंप्लीट करना, और एक अच्छे डेडिकेशन होता है ना, और मोटिवेशन के साथ जो है कि कंप्लीट करती थी। तो ये सब देखते हुए आप लोगों ने और एक चीज़ इनका मैं बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनको आप देखेंगे हमेशा जो डाउन टू अर्थ होती हैं, हमेशा बिल्कुल। क्योंकि देखिए और सारे जो होता है ना कॉलेज वॉलेज में मैंने देखा है लड़कों को, लड़कियों को, कि थोड़ा जो होता है ना कि आपको प्रसिद्धि मिलने लगती है तो लोग क्या होता है कि थोड़ा फूलने लगता है ना। लोग अपने से बराबर वालों को, अपने से नीचे वालों को रिस्पेक्ट नहीं देना। लेकिन इनका क्या है कि ये हमेशा जो है अपने से छोटे बड़े और बराबर वाले लोगों के साथ हमेशा रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, हमेशा इज्जत के साथ बात करना, ये सब चीज़। तो ये क्वालिटी की वजह से हमको लगता है कि इससे ना आपके अंदर एक होता है ना दृढ़ता भी आता है कि भाई हाँ ये मेरा एक पावर है, आपको अंदर अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है हाँ कि भाई हम इतने लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब ये मेरा बड़प्पन है। तो ये चीज़ जो है ना इसके वजह से भी इनका क्या बोलते हैं पर्सनालिटी जो बोलते हैं, व्यक्तित्व होता है बहुत ज़्यादा ऐसा निखर के आता है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि भगवान और इनको प्रसिद्धि दे, उनके साथ साथ मुझे भी मतलब कि ऐसा सौभाग्य दे कि इनको कहीं भी जाए तो बोले ना भाई कि मोनिका क्या उत्तम जी की पत्नी है भाई, तो इनका नाम नहीं वो आपका भी होगा। वो तो आप उस तरीके से बोल रहे हैं, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी साहस दे कि इनका क्वालिटीज़ को मैं सीख सकूँ और अपने जीवन में भी वो कर सकूँ, क्योंकि अब इनको ही सिर्फ आगे थोड़ा ना बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। चलिए है ना, नहीं ठीक है। तो हम चाहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों का स्नेह इसी तरह बना रहे, ताकि लोग ऐसो ये क्या कहते हैं कि और भी आप लोग ऊंचाइयों को छुएं और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर नाम करें। बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि एक शेर कहा गया था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं में से एक कही जाती है UPSC, उसे विष्णुगढ़ की बेटी मोनिका यहाँ पर अपना विष्णुगढ़ का झंडा लहराते हुए आज वो अपने गांव में आई, और ये बहुत ही खुशी का क्षण था। सभी से हमने बात किया और यही निखर करके आया
कि भाई मेहनत करने से कोई भी मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य, कठिन से कठिन लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।